दोस्तों पूरा इंडिया जहां पर ईरान और इजराइल की वॉर की न्यूज देखने में बिजी था, इसी बीच जो हमारा इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से नीचे आकर अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम जहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को कहते हैं वहां पर हम नीचे जा रहे हैं, ना कि आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये एक डाउनफॉल की शुरुआत है? क्या जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, क्या इंडिया सच में एक डेड इकोनॉमी है? ये हुआ क्यों है और इसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत सैड न्यूज़ है एज एन इंडियन कि इंडिया पहले तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। हमें बड़ी खुशी हो रही थी यार, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बट वापसी यूके, जापान हमसे आज भी आगे है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम सीधा 6th नंबर पर आ चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमारा रुपया जो टूट रहा है। हमारा रुपया अभी देखिए इसी साल के अंदर, अभी इनफैक्ट एक महीने के अंदर ही अंदर 95 के लेवल को टच कर दिया यूएसडी ने। मतलब डॉलर का रेट इंडियन रुपीज़ में 95 हो गया, और अगर आप अभी भी देखोगे तो 93 के आसपास है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ वेरी सैड, क्योंकि पिछले साल ये 85 के आसपास था। 85 से 95। भाई साहब, ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, ना हमारी कोई तरक्की हो रही है, ना देश आगे बढ़ रहा है, सिर्फ हमारा रुपया टूटता जा रहा है। आप लोग जितना कमा रहे थे, आपको लग रहा है यार मेरी सैलरी चलो इस साल थोड़ी बहुत बढ़ गई, बट उतना तो महंगाई बढ़ गई, उतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया। तो ऐसे इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं, और उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट को। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का सिंपली मतलब होता है कि इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू है, इंडिया जितना कमा रही है रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कैसे आएगा? टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब आप देखो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? भाई आपको प्यास लगी, आपने पानी की बॉटल खरीदी, मान लो 20 रुपए की खरीदी, उस 20 रुपए पे 18% का जीएसटी था। आप एक आम आदमी हो, आपने 20 रुपए की खरीदी। मुकेश अंबानी ने भी 20 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदी, उसने भी 18% का ही टैक्स दिया। तो ये बराबरी का टैक्स कैसे हुआ? इनकम टैक्स चलो लगे, इनकम टैक्स इंडिया में कितने ही लोग भरते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स? कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग इंडियंस इनकम टैक्स देते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में देख के हैरानी हो जाएगी कि इतने कम लोग, इतनी कम परसेंटेज इंडिया के अंदर टैक्सेस देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब देते हैं, आप भी दे रहे हो। आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है, आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, और एग्जैक्टली उतना ही टैक्स अडानी, अंबानी, आप कोई भी बड़े बिलियनर की बात करो इंडिया के अंदर, सब बराबर दे रहे हैं, विच इज नॉट फेयर। एक आम आदमी को जिसकी सैलरी कम है उसको टैक्स कम लगना चाहिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स सब बराबर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का जो रेवेन्यू है वो तो चलो टैक्सेस से आ रहा है, बट आपको अब ये जानना पड़ेगा, ये आपका हक है कि यार खर्चा कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही देश की? भाई साहब, डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। अब इलेक्शन देख लो, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह तो इलेक्शन है। अब इलेक्शन को जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ती है। इंडिया के अंदर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। मुझे पहले बीजेपी अच्छी लगती थी जब वो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थी, जब मोदी जी खुद आवाज उठाते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बट अब तो मोदी की खुद की गारंटी शुरू हो गई है, हर महिला को पैसा मिलेगा। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है।
भाई सब लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। इंडिया का हाल वेनेजुला जैसा होगा। मैं आज आपको इसे बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देखो, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैंने ये चीज़ चेक करी कि इंडिया कितना पैसा खर्च करता है ये फ्री की रेवड़ी पे, मतलब जो स्पेंड करता है फ्रीबीज पर, ये कितना करता है। कितना नंबर होगा आप सोचो, एक गेस मारो। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। आप कहोगे 10,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा नंबर होता है। नहीं नहीं, और बढ़ाओ, 1 लाख करोड़। कहोगे इतना पैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। 1 लाख करोड़, और ये मैं बात कर रहा हूं हर साल की। 1 लाख करोड़ भी नहीं दोस्तों। आप कहोगे फिर कितना, 2, 3, 4? दोस्तों 8.96 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। इसमें जीरो कितने होते हैं ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। 9 लाख करोड़ रुपया इंडिया फ्री बीज में, वेलफेयर बेनिफिट्स में बांटता है अक्रॉस सेंटर्स एंड स्टेट्स। आप कहोगे यार इतना पैसा बांट रहा है तो इंडिया एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करता होगा, है ना। इंडिया एजुकेशन में कितना स्पेंडिंग करता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एजुकेशन के ऊपर हमारा महान भारत 1.3 लाख करोड़ खर्च करता है। अब ये हुआ तकरीबन 1,40,000 करोड़। बट अभी आपने देखा फ्री बीज में कितना है, मुफ्त में कितना बांट रहा है, 9 लाख करोड़ के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 7-8 गुना ज़्यादा पैसा हम एजुकेशन से ज़्यादा, लोगों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा, आगे बढ़ाने से, स्किल करने से ज़्यादा पैसा हम लोगों को फ्री बीज में बांट रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, सिर्फ कुर्सी बची रहे। ये कुर्सी बचाने के चक्कर में देश बेच रहे हैं। आपको मैं समझाता हूं। अब आप ये डेटा बड़े ध्यान से देखिएगा। पंजाब जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसका लगभग 16% वो सब्सिडीज में बांट रहा है, और जो डेट टू जीडीपी है वो 45% हो चुका है। मतलब आप देखो, पंजाब कर्जे में डूब गया है फ्री बीज बांटने के चक्कर में। सबसे पहले तमिलनाडु से ही शुरू हुई थी ये फ्री बीज की पॉलिटिक्स। लैपटॉप बांटे गए, ग्राइंडर्स बांटे गए, टीवी बांटे गए। भाई एक बात बताओ, टीवी से क्या तरक्की हो रही है किसी की? क्या तरक्की हो रही है? आप चलो लैपटॉप का बोल सकते हो पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी है, बट भाई आप किसी को एक वक्त की रोटी दोगे, अब मेरी बात को समझना, अगर आप किसी को एक वक्त की रोटी दोगे तो वो जिंदगी भर रोटी मांगता रहेगा। और आप किसी को एक वक्त की रोटी कमाना सिखा दोगे तो वो 2 वक्त की रोटी खुद के लिए कमाना शुरू कर देगा। तो हमें कमाना सिखाना है, इंडिया को लाचार थोड़ी बनाना है। हम इंडिया को अपाहिज बना रहे हैं। अगर मैं आपको ये फ्री बीज का कंपैरिजन दूं, आप यहां पर देखिए स्क्रीन पर, मैं आपको वेनेजुला का एग्जांपल दे रहा हूं। वही वेनेजुला जिसके ऊपर अभी यूएस ने कब्जा कर लिया है, उनके प्रेसिडेंट को सीधा जाके उठा लिया। आप यहां पर देखिए वेनेजुला ने क्या किया था, उन्होंने सबसे बड़ा एक्सटेंसिव फ्री बीज प्रोग्राम चलाया था। कंपनी जो भी ऑयल रेवेन्यू से कमा रही थी, लोगों को, मतलब अगेन सत्ता में बने रहने के लिए फ्री फूड दिया गया। इंडिया में भी फ्री का राशन दिया जाता है। हाउसिंग दी गई, इंडिया में भी हाउसिंग स्कीम्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी गई, ट्रांसपोर्ट फ्री दिया गया, और ऐसा बोला गया कि भैया इससे बहुत सही होगा, हमारा देश आगे तरक्की करेगा। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्सेसिव मनी प्रिंट करना पड़ा, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, 92 से 94% पॉपुलेशन पॉवर्टी में चली गई और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंडिया सेम राह पर जा रहा है, वेनेजुला की राह पर जा रहा है। आज हम बोलते तो हैं बड़े फक्र से कि इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखो IMF की जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रोथ है वो 6.5% से है। इसलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जरूर है, पर दोस्तों ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। आज ये फ्री बीज का पैसे से होता क्या, मेरी बात को समझिएगा। फ्री बीज से होता क्या है? आज अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं, या चलिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप एक चीज देखेंगे, जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शंस होंगे उस स्टेट की लेबर जो है, लेबर वो भाग जाएगी। वो कहती है जी हमें छुट्टी चाहिए, हम घर जा रहे हैं, ठीक है, ये हॉलीडेज पर जा रहे हैं। क्यों हॉलीडेज पर जा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ये इलेक्शन के लिए अपनी स्टेट में, अपनी विलेज में वापस जाते हैं, इन्हें मिलता है पैसा, इन्हें पैसा मिलता है, ये लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है, बट फ्री की रेवड़ी के लिए लेबर भाग जाती है तुरंत। अब क्या होता है, कई लोग जब तक ये फ्री बीज मिल रही है और महिलाओं को पैसा मिल रहा है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया है।
अगर आप आज की डेट में देखोगे लेबर की शॉर्टेज है और लेबर के नखरे बढ़ गए हैं। क्यों नखरे बढ़ गए हैं? क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो राशन खाने को तो फ्री मिलता ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कई स्टेट्स के अंदर फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है और उसके साथ साथ अब तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। इससे क्या होता है, आपकी जो पॉपुलेशन है ना तो वो स्किल्ड रहती है, ना वो काम करती है, वो लेजी हो जाती है। और जो लेजी नेशन है वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है दोस्तों? वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया का भाई डाउनफॉल हो रहा है। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकंड क्या होता है, फ्री बीज से टेम्पररी बूस्ट आता है इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है बूस्ट नहीं आएगा। बूस्ट कैसे आएगा? पैसा आया हाथ में, जाके मोबाइल ले आए, जाके लैपटॉप ले आए, जाके मूवी देख ली, खर्चे कर दिए। बट इससे किसका भला हुआ? क्या हमारा देश आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा फ्री बीज की पॉलिटिक्स की वजह से। देखो रुपया क्यों गिर रहा है, इसका मैं रीजन बताता हूं। लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं, आप सोचो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं यहां तक की सच्चाई कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट हो गया बिकॉज हमारा रुपया टूट गया। बट रुपया टूटा क्यों? ये कोई क्यों नहीं बता रहा कि रुपया टूटा क्यों। अब मैं आपको बताता हूं रुपया टूटा क्यों है। जब हम FIIs की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं कि हमारे देश में पैसा आए। अब हमारे देश में पैसा आएगा कैसे? अगर हमारा देश उन्हें दिखेगा कि भाई ये देश तरक्की नहीं कर रहा, हम किसी और ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा लगा लेते ना, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ये देश ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, रोड्स क्लीन है, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये पढ़ी लिखी जनता आएगी कहां से? आपका एजुकेशन का बजट जो है वो 7 गुना कम है जो फ्रीबीज का बजट है आपका देश तरक्की कैसे करेगा? अब जो FIIs है वो इंडिया से पैसा निकाल के दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमीज में पैसा लगा रहे हैं। भाई साहब एक बार आप इंडिया से बाहर निकलो तो सही। हम बोलते हैं भैया हमारा 1 रुपया, उस देश में 200 रुपया। आप जाओ तो सही उस देश में, आप जाओ इंडोनेशिया में, आप जाओ वियतनाम में, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एक बार जाइए तो सही। सड़क पे कूड़ा नहीं दिखेगा, लोग आपको सिविक सेंस में दिखेंगे, कहीं गुटखे की पीक नहीं दिखेगी आपको, मिट्टी नहीं दिखेगी, गाड़ियां गंदी नहीं दिखेंगी, हवा साफ दिखेगी। इंडिया के अंदर हम चलो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बट किस कॉस्ट पे? हमारी नदियां साफ हैं क्या? हम सांस बढ़िया लेते हैं क्या? नहीं। दूसरी कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं। पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करो ना, जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे, फिर भी बीजिंग की हवा दिल्ली से कई गुना साफ है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने की पॉलिटिक्स करी जा रही है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं एल सल्वाडोर का। एल सल्वाडोर बीच में इसलिए फेमस हुआ था, एक तो इक्वेटर पर आता, दूसरी चीज क्या है, गूगल मैप्स पर आपको दिखाएंगे एडिटर। एल सल्वाडोर जो है, इसके जो अभी करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो नायब बुकेली हैं, ये बीच में इसलिए ज्यादा फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन को अपने देश के अंदर एक लीगल टेंडर बता दिया था, कि लीगलाइज कर दिया था बिटकॉइन को। अब देखो इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। मैं एल सल्वाडोर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, इनके देश में क्या होता था, बहुत लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था एक्सटॉर्शन के लिए। जैसे मुंबई में हफ्ता होता है ना, अगर दुकान चलानी है, काम चलाना है तो हफ्ता चाहिए वरना गोली मार देंगे। इनके देश में भी ऐसा था कि डराते थे लोगों को कि भाई हर दुकान का रेट फिक्स था, ये कपड़े की दुकान है इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा, और हर गली में गैंग्स बने हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2022 के अंदर अपने कंट्री में एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी और 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जो गैंग्स चला रहे थे, गैंग्स के मेंबर्स थे। इनकी कंट्री होमिसाइड में, होमिसाइड और मर्डर में एक फर्क होता है। मर्डर होता है जब मैं या कोई भी आदमी किसी को मारता है और अनलॉफुली मारता है। होमिसाइड में अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आपने सामने वाले को मार दिया तो वो कंसीडर होता है। तो सारे मर्डर होमिसाइड होते हैं बट सारे होमिसाइड मर्डर नहीं होते, बस इतना समझा रहा हूं आपको। तो इनकी कंट्री में आप समझो कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, इस चीज में ये कंट्री टॉप पर थी। सो इनकी कंट्री के अंदर एक्सटॉर्शन, होमिसाइड्स ये बहुत ज्यादा थे। इन्होंने क्या किया कि मुझे अपने देश की सफाई करनी है। 85,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। जब अरेस्ट किया गया, कोई आप लॉयर नहीं कर सकते, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो बोल रहा है, चीख रहा है, फैमिली मेंबर जो मर्जी बोल रहे हैं, उठाओ, जिसने क्राइम किया उठाओ, और उठा के वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिजन बनाया।
उसमें लोगों को रखा। इनकी देश के अंदर होमिसाइड रेट एकदम से गिर गया, उसके साथ साथ FIIs आने लगे, ये बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपने देश में लाने लगे, टूरिज्म बढ़ा, और ये सब की वजह से देश ने दोबारा प्रॉस्पर करना शुरू करा। और ये आदमी जो प्रेसिडेंट है, सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिवली जीते हैं 2024 में 84% वोट से। ये होती है पॉलिटिक्स कि देश को सफाई करनी है तो कर सकते हो आप, बट इंडिया जैसे देश के अंदर मुझे समझ नहीं आता है किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। यहां पर लोग सेफ है नहीं, हवा सेफ नहीं है, खाना सेफ नहीं है। हमारे देश का आगे होगा क्या यार? इकॉनमी नीचे जा रही है। बट यस, एक मिनट, अगर आप सोच रहे हो इसकी वजह से निफ्टी कोलैप्स कर जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन बताता हूं। आज भी निफ्टी 0.35% अप है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इसका रीजन क्या है? जब जो डॉलर है वो बढ़ता है, हमारी करेंसी की वैल्यूएशन कम होती है, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, उसे एडजस्ट करेगी, इन्फ्लेशन को तो एडजस्ट करेगी। सो मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा सिक्योर्ड रहेगा। FD से तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, उसमें टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। दूसरी चीज़, यस, इंडिया की मार्केट से ज़्यादा US की मार्केट बढ़ रही है भाई। अगर आप US की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ग्लोबल डोमिनेंस में US दिख रहा है, दबदबा भी दिखा रहा है, और है भी भाई, वो डोमिनेंट है। उनकी जो कंपनीज है उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। हमारे पास ऐसी एप्स नहीं है जो ग्लोबल लेवल पर यूज़ करी जा रही है। एक आधा आप जो का एग्जाम्पल दोगे, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या गूगल जैसा कोई सर्च इंजन है हमारे पास? गूगल मैप्स के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव मैप्स यूज़ कर सकते हो आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो वही देख लो। अब यहाँ पर देखो, इंडिया की जो मार्केट है निफ्टी, इस महीने 2.9% बढ़ी। आपको पता है US की मार्केट कितनी बढ़ी? नैस्डैक देखो, एक महीने में 7.2% ऊपर, 7% ऊपर है। आप अगर US के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कैसे कर सकते हो? अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अभी तक आपको लगता था मैं यहाँ पर सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर सकता हूँ, आप एक बार यहाँ पर टोकन्स पर जाइए, आप गोल्ड, सिल्वर, US के स्टॉक्स, गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, ये सब ट्रेड कर सकते हो। प्लस अब तो यहाँ पर नैस्डैक और S&P 500 के भी टोकन आ गए। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, नैस्डैक में आप ट्रेड कर सकते हो भाई, और देखो बस ये ऊपर ही जा रहा है। इसमें आप बाय भी कर सकते हो, आपको लगे यार गिरना शुरू हो गया, शॉर्ट कर दो। आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो। और US मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आपको इस वक्त जो एक्सचेंज दे रहा है वो है डेल्टा एक्सचेंज, कि आप नैस्डैक और S&P 500 में ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ आपको। एक और फायदा यहाँ पर क्या है कि अगर आप नए हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए। आपको $1000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, पहले आप ट्रेड कीजिए। अगर आपकी ट्रेडिंग सही जाती है, फिर आप अपना खुद का पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उससे आपको ट्रेडिंग फीस पे भी ऑफर्स मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी कुछ गिव अवेज मिलेंगे, उसके लिए गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करना सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक रेजर पे का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिएगा। एक ₹500 आपको पे करने पड़ेंगे 5 दिन की वर्कशॉप के लिए। अगर आप 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आपको ₹500 वापस कर दिया जाता है। बस आपको डेली आके अटेंडेंस देनी है अपनी। सो अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है, क्रिप्टो ऑटोमेशन सीखना है, सो रेजर पे के लिंक पे क्लिक करके ₹500 पे कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज पे तो अकाउंट खुलवा ही लीजिएगा, और अगर आपको गिव अवे चाहिए तो गूगल फॉर्म का लिंक फिलअप कर दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। जो हमारे ट्रेड्स होते हैं उनके अपडेट हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देंगे। सो दोस्तों, अब मैंने आपको सबसे पहली चीज़ जो समझाई है, हमारी इकॉनमी का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, उसके कई सारे रीज़न है। सबसे पहला, सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारा रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप एक चीज़ जाके सर्च करोगे, हाउ मैनी इंडियंस लीव इंडिया एवरी ईयर, ठीक है, कितने इंडियंस इंडिया छोड़कर हर साल निकल रहे हैं, भाई ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। आप देखो, 2,15,000 से 2,25,000 लोग हर साल एवरी ईयर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, और ये डेटा 5 साल से बढ़ता ही जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश का भाई? 2-2 लाख लोग, और ये वही लोग हैं जो टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आज आप, मैं इंडिया छोड़ के जाने लगे तो क्या होगा इंडिया का? ये फ्री की रेवड़ी वाले लोग यहां पर रह जाएंगे, क्या ये देश को ग्रो करेंगे?
नहीं, हमें पढ़ी लिखी पॉपुलेशन चाहिए इंडिया के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट को अब जागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसके ऊपर। भाई आप एक आदमी से कुछ नहीं होगा, बट अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो समझ आएगा। बट देखो, जिन लोगों को फ्री की रेवड़ी मिल रही है वो तो छोड़ेंगे नहीं, फ्री की सब्सिडी जिन्हें मिल रही है नहीं छोड़ेंगे, फ्री का राशन मिल रहा है नहीं छोड़ेंगे। ये फ्री में मिलना, इट इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। भाई जिसे एक्चुअल में ज़रूरत है उसे मिलता नहीं है, जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें भी मिल रहा है। ये प्रॉब्लम है। जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई गुरुद्वारे में भी लंगर होते हैं, वहाँ पर जाके हम सेवा भी करते हैं, वहाँ पे खा भी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग कैपेबल होते हैं वो डोनेशन भी दे के आते हैं। आप ये चीज़ समझ रहे हैं? बट वो लोग जिन्हें फ्रीबीज मिल रहे हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। गुरुद्वारे में साफ सफाई मिलती है क्योंकि लोग सेवा करते हैं। जिन लोगों को फ्रीबीज मिल रहे हैं वो देश की सेवा भी नहीं कर रहे, देश को गाली भी दे रहे हैं। ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स मुझे तो समझ नहीं आती, और इसकी वजह से आप समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया का जो रेवेन्यू है, पहली बात तो वो टैक्सेस से उतना आ नहीं रहा, और हम इस रेवेन्यू का मेजर खर्चा ये फ्रीबीज में कर रहे हैं। एजुकेशन में, इंफ्रा में हम उतना खर्चा नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। यस, इंफ्रा में खर्चा फ्रीबीज से ज़्यादा है, कुछ 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है। बट यार, अगर ये फ्रीबीज का पैसा बच गया तो आप ये मान लीजिए ये एजुकेशन में और इंफ्रा में लगाओ ना, क्या हमारा इंडिया, क्या हमारा दिल्ली सिंगापुर जैसा नहीं दिखेगा? 8 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च किया जाएगा, 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, तो आप सोचो कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, सूरत, भोपाल, ये कैसी जगहें दिखेंगी? ये चेंज हो जाएंगी दोस्तों। इतना पैसे से सब कुछ बदल सकता है, बट शायद इलेक्शन जीतने के लिए बदलना ज़रूरी नहीं है। तो ये फ्रीबीज से हमारी जो यूथ है वो स्किल्ड नहीं हो रही है। आप लेडीज़ को पैसा देते जा रहे हो, बट उससे होने क्या वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखो। अगर आप इंडिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। अब यहाँ पर एक फ़ायदा क्या है, जैसे गूगल, मेटा, एप्पल, ये स्टॉक्स है, या नैस्डैक, S&P 500 है, इन पे तो आप लेवरेज में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, और लेवरेज में नहीं करना तो 1x में कर लो। इट इज़ नेक्स्ट टू होल्डिंग इक्विटी होल्ड करने में जैसे ही है बिल्कुल। और आप यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, ये फ्री का मोबाइल, फ्री का लैपटॉप देने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो देश हमारा नीचे गिर रहा है, इसके अंदर आप मानो ना मानो गलती पॉलिटिशियंस की है, और गलती हम सब की भी है कि हम डिमांड करते हैं पॉलिटिशियन से कि फ्री का दो। इन्हें बोलो देश बदलो भाई, देश को विकसित करो, जॉब्स क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। इंसेंटिव देना है तो बिजनेसमैन को दो कि वो टिके इंडिया में। ये जो 2-2 लाख लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, ये छोड़कर ना जाए। टैलेंट को वापस लाओ। चाइना यूएस से अपना टैलेंट वापस लाया, बोला कितनी सैलरी मिल रही है यूएस में, हम देंगे, बट हमें आगे बढ़ना है। ये फर्क है दोस्तों। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, चाइना हमारे बाद 1949 में आज़ाद हुआ है, सिंगापुर 1965 में जाके आज़ाद हुआ है, और वियतनाम तो उससे भी बाद जाके आज़ाद हुआ है। सोचो, एक ऐसी कंट्री जिस पे यूएस ने अटैक किया, वो कंट्री आगे बढ़ रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हमें जागना पड़ेगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, इसके अंदर कई बार गिरावट आई है, बट एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट परसेंटेज टर्म्स में किस हिस्टोरिक इवेंट की वजह से आई थी? क्या वो 2008 का लीमन ब्रदर कोलैप्स था? क्या वो कोविड-19 पेंडेमिक था जो मार्च 2020 में आया था? क्या वो 2004 के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से आया था? या 1992 हर्षद मेहता स्कैम की वजह से आया था? एक हिंट दे रहा हूं आपको, जो सर्किट ब्रेक हुआ था वो 1 घंटे में 2 बार हो गया था। सोचिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा, वरना आप कमेंट्स पढ़ ही सकते हैं लोगों के, लोग सही आंसर दे देंगे। बाकी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर, फ्यूचर्स या ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पर डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, मैं भी यहाँ पर डेली एक्सपायरी की कुछ पोजीशंस है, ये टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में स्ट्रैटेजी लिखिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा मेरा रूल रहता है कि आपको पहले
मतलब जो भी स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूँ उससे पहले मैं अच्छे से बैक टेस्ट कर लूँ, एक बार स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस ठीक आ रही हो फिर मैं आपको बताऊँ। तो स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, जैसे मैंने बताया अभी आप देख सकते हो अकाउंट में कुछ 50,000 रुपये बढ़े, 30,000 रुपये बन चुके हैं, तो यहाँ पर ठीक चल रहा है रिजल्ट। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में स्ट्रैटेजी लिखिएगा और डेल्टा एक्सचेंज पर जाके आप ट्रेडिंग आज से शुरू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। और आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने आपको से क्विज पूछा है। इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।